हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने अपने इस चैप्टर की कुछ बेसिक डिस्कशन की थी, जिसमें हमने कवर किया था कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 इन्वेस्टमेंट्स की क्या क्लासिफिकेशन होती है और उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। इसके अलावा हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज दैट इज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हमने जब इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं हमने ये देखा था, और इसके अलावा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है हमने ये भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि जब इन्वेस्टमेंट्स परचेज की जाती है, स्पेसिफिकली हम बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं अभी, तो जब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो परचेज की जाती है तो उसमें हमें एक्रूड इंटरेस्ट भी खरीदना पड़ता है, यानी आपके प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट आपको खरीदना पड़ता है। और हमने बेसिकली कॉस्ट की कैलकुलेशन देखी थी कि कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और इसी सब पे आधारित हमने कुछ 2-3 एग्जांपल्स करे थे। एक एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वो एग्जांपल कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम अपनी पिछली क्लास की ही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ अपनी किताब के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो हमारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के ऊपर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो आप अपने पास नई हेडिंग डालिएगा, मतलब अभी हम लोग यही अपनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की ही बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट इसमें हम अब डिस्कस करेंगे कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज के केस में हम लोग अपनी सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अपनी परचेज की डिस्कशन पूरी कर ली थी, कॉस्ट निकालना देख लिया था, और साथ ही साथ हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कर ली थी। तो अब हम लोग सेल ऑफ सिक्योरिटीज के केस में देखेंगे, या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के केस में, कि हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं। चलो, तो मेरे साथ लिख सकते हो आप। तो डायरेक्टली मैं आपको, या एक काम करो, एक दो कुछ बातें लिख लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से देख लेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ मत्थापच्ची होती नहीं। तो पहले लिखो स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी। एसटीटी मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, लीगल एक्सपेंस, लीगल एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंस are treated as cost of या are treated as expense लिखो, are treated as expense of buyer only, already discussed। तो स्टैम्प ड्यूटी हो गई, टैक्सेस हो गए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, लीगल खर्चे हो गए, सारे जो खर्चे हमने पिछली क्लास में करे थे कवर, ये हम लोग बायर का ही खर्चा मानते हैं। इसलिए जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे होते हैं तो उसकी कॉस्ट में इस सबको ऐड करके चलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एरो डाल के देखो, सॉरी नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, सेलर हैज टू पे brokerage oblique commission only। such commission oblique brokerage is deducted from sale price to arrive at the net sales value। at the
नेट सेल्स वैल्यू। तो फॉर्मूला लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू या नेट सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो पहले लिखो सेल प्राइस कम इंटरेस्ट, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं लेस इंटरेस्ट। तो इससे हमारा क्या निकल जाता है, इससे हमारा निकल जाता है सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां तक की बात तो आई थिंक पिछले क्लास जैसी है, यहां तक तो कुछ भी नया नहीं दिखा। लेकिन अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अब कॉमन सेंस लगाना। लास्ट क्लास में हम लोग परचेज की बात कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लिख भी लेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग परचेज की बात कर रहे थे। तो परचेज जब हम कर रहे हैं, परचेज हम जब कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को परचेज कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है हम अपनी जेब से कुछ पैसा दे रहे हैं, हम अपनी जेब से पैसा कुछ दे रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम परचेज प्राइस जो भी खर्चे और हम अपनी जेब से देते हैं वो हमारी क्या बनती है, वो हमारी कॉस्ट का ही पार्ट बनती है। ठीक है, इसलिए हम उसको ऐड करते हुए चलते हैं, सारे खर्चों को हम लोग अपनी कॉस्ट में ऐड करते हुए चलते हैं। परंतु जब अब हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, तो थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस लगाना। सेल्स में क्या होगा, जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करूंगा तो मुझे सेल प्राइस मिलेगी, मुझे सेल प्राइस मिलेगी, यानी मेरे पास सेल प्राइस का इनफ्लो होगा। अगर मैं आप अपने 12वीं के कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर के तरह से आपसे बात करने की कोशिश करूं, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो मेरे पास इनफ्लो होगा सेल प्राइस का, है ना। परचेज हो रही थी तो आउटफ्लो ही हो रहा था, है ना, परचेज प्राइस का आउटफ्लो हो रहा था, प्लस एक्सपेंस का भी आउटफ्लो हो रहा था, एक्सपेंस का भी आउटफ्लो हो रहा था। तो दोनों भी आउटफ्लोज हो रहे थे, इसलिए हम लोग एक्सपेंस को अपने परचेज प्राइस में ऐड करके चल रहे थे। परंतु जब मैं सेल्स की बात कर रहा हूं तो सेल प्राइस का मेरा इनफ्लो हो रहा है, लेकिन उस सेल के ऊपर जो मैं कमीशन पे कर रहा हूं, मैं अपने ब्रोकर को कमीशन दे रहा हूं कि भाई तूने मेरे लिए एक बायर को ढूंढा तो मैं तेरे को कमीशन ब्रोकरेज दे रहा हूं। तो जब मैं कमीशन या ब्रोकरेज दे रहा हूं तो वो तो मेरे लिए आउटफ्लो ही है, यस, है ना। कोई भी खर्चा मैं कर रहा हूं और यहां पे जो खर्चा होगा सेलर के लिए वो कमीशन या ब्रोकरेज का ही होगा, तो वो तो मेरे लिए आउटफ्लो ही है, एज अ सेलर मेरे लिए आउटफ्लो ही है। तो एक तरफ सेल प्राइस है जो इनफ्लो है, एक तरफ आउटफ्लो है जो मेरा कमीशन ब्रोकरेज वगैरह है। तो जब मैं नेट सेल्स प्राइस निकालूंगा, जब मैं नेट सेल्स प्राइस निकालूंगा तो अब एक इनफ्लो है एक आउटफ्लो है, तो मैं अपनी इनफ्लो में से आउटफ्लो एडजस्ट कर लूंगा, तो मेरा नेट सेल्स प्राइस या नेट सेल्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी तो यही करते थे। अगर आपको याद होगा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी यही करते थे। इनफैक्ट आप अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में जब डिसोल्यूशन करते थे तो वहां पे भी अब इस तरह का एक पॉइंट कवर करते थे। खैर वो सब बातें छोड़ो, हमें तो अब यहां पे फोकस करना है। तो अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बात समझ आ गई होगी। इसलिए मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने ऊपर अगर आप देखोगे मैंने बोला कि जो सेलर ब्रोकरेज और कमीशन पे करता है वो हम लोग डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द सेल प्राइस टू अराइव एट द नेट सेल्स वैल्यू। ठीक है, और इसी बात को अब मैं फॉर्मूले फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं कि हमने पहले तो सेल प्राइस ली कम इंटरेस्ट। अगर आपको कम इंटरेस्ट सेल प्राइस दे रखी है तो ऑफ कोर्स आपको पहले उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट बाहर करना पड़ेगा, तो आपकी सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट आ जाएगी। और इसमें से फर्दर आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ब्रोकरेज या कमीशन। ठीक है, ब्रोकरेज या कमीशन आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इससे आपको निकल के आएगी नेट सेल्स वैल्यू। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई तो हम लोग अभी एग्जाम्पल इसी के ऊपर एक कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में पूरी बात अच्छे से फिक्स हो जाए। तो हमने कितने 3 एग्जाम्पल्स आई बिलीव कर लिए थे लास्ट क्लास तक, इंक्लूडिंग द होमवर्क एग्जाम्पल। टोटल हमने आई थिंक 3 एग्जाम्पल्स करे थे, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो जो भी होगा कंटिन्यूएशन में करना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप मेरे साथ साथ लिखना। तो आओ लिख लेते पहले, सिंपल सा।
राम सोल्ड इन्वेस्टमेंट इन 9% debentures of A Limited on 1st December 2022 for rupees 102 कम इंटरेस्ट। फेस वैल्यू लिख लो कितनी है, फेस वैल्यू है 12,000। ठीक है। कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ राम वॉस रुपीज, एक मिनट देखना, तो कॉस्ट कर लेंगे हम, कॉस्ट ले लो 12,128, 12,128। ठीक है। इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September and 31st March every year। ठीक है। पास जर्नल एंट्री फॉर सेल, पास जर्नल एंट्री फॉर सेल। तो लास्ट क्लास में हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें कर रहे थे, चाहे जो हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे वो भी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, जो हम जर्नल एंट्री पास कर रहे थे वो भी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। बट अब यहां पे हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है। तो अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, मैंने आपसे बेसिकली मांगा क्या, जर्नल एंट्री मांगी, बट अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा नेट सेल्स वैल्यू। तो फटाफट से मेरे साथ साथ आप निकालो कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स वैल्यू। ठीक है। हालांकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में एंट्री नहीं लिखवाई, बट एंट्री तो आप अपने आप कर लोगे, मतलब एंट्री में आपको जब यहां पे लिखवाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री करना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। असली टास्क है आपका कि आपको फिगर्स की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, है ना। तो जब सेल्स की बात करेंगे तो हमको नेट सेल्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब परचेज की बात करते थे तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ती थी, जब सेल्स करेंगे तो हम लोगों को नेट सेल्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सेल्स प्राइस कम इंटरेस्ट बता रखा है। कम इंटरेस्ट कितना बता रखा है, तो एक मिनट देखो जरा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अगेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमको नहीं बताया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमको नहीं बताया, बट लास्ट क्लास में अब हम अच्छे से कर चुके कि ठीक है, अगर हमें टोटल फेस वैल्यू बता रखी 12,000 और हम 100 रुपीज की फेस वैल्यू अज्यूम करते हैं पर डिबेंचर, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ जाएंगे सर, 120 डिबेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो आई होप अब यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 120 डिबेंचर्स, और कितनी परचेज प्राइस, सॉरी सेल्स प्राइस है 102 रुपए, तो इंटू 102। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 120 इंटू 102, तो ये आ जाएगा 12,240। ठीक है जी। अब ये जो प्राइस हमने निकाली, ये जो सेल्स प्राइस है ये कम इंटरेस्ट है, तो इसमें से हमको इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, आपको एक बात अच्छे से पता है। 12,000 की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट का रेट है 9%। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वही कितने महीनों का इंटरेस्ट मैं लूंगा, कितने महीनों का इंटरेस्ट मैं लूंगा। अब मैं जब अपने इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, एज अ परचेजर मैं इंटरेस्ट खरीद रहा था, एज अ सेलर अब मैं इंटरेस्ट बेचूंगा, बात तो वही है। ठीक है। तो इंटरेस्ट जो हम यहां पे निकालेंगे वो आपके लिए बिल्कुल सेम वे में निकालेंगे जैसे हम लोग लास्ट क्लास में निकाल रहे थे, जैसे हम बायर के लिए निकालते थे। तो आपको क्या देखना है, डेट ऑफ सेल क्या है सर, डेट ऑफ सेल है 1 दिसंबर। आपको देखना है कि 1 दिसंबर 2022 से जस्ट पहले कौन सी डेट को इंटरेस्ट दिया गया होगा। 1 दिसंबर 2022 से जस्ट पहले
कंपनी से कौन सी डेट को इंटरेस्ट मिला होगा, तो आपको इंटरेस्ट की डेट्स बता रखी है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। दैट मींस कि अगर मैं 1 दिसंबर 2022 को सेल कर रहा हूं तो उससे जस्ट पहले 30 सितंबर 2022 को इंटरेस्ट पे हुआ होगा या इंटरेस्ट मिला होगा। तो दैट मींस मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट बेचना पड़ेगा, मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट का वैल्यू लेना पड़ेगा अपने बायर से, गिन लो, अक्टूबर नवंबर 2 महीने। तो आपको 2 मंथ्स का इंटरेस्ट बेसिकली चार्ज करना पड़ेगा अपने बायर से। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा। तो ये आ रहा है 180, आई थिंक 180। ठीक है, तो अब आपकी सेल्स प्राइस एक्स इंटरेस्ट निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? ये आ गई 12,060। 12,060। अच्छी बात ये होती है कि हम लोग मानते हैं कि जो सारे खर्चे हैं, लीगल खर्चे, एसटीटी वगैरह, सारे खर्चे बायर करता है, सेलर नहीं करता। तो हमको वो सारे खर्चों की कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती सेलर के केस में। हमें सिर्फ एक खर्चा लेना पड़ता है सेलर के केस में, क्या? कमीशन। कमीशन, तो मैंने क्या कमीशन बताया था सवाल में? क्या आई थिंक कमीशन लिखने से रह गया ना सवाल के अंदर, तो कमीशन आप लिख लो। कमीशन रेट इज कितना लोगे? 2% ले लो, 2%, या चलो 3% ले लो। थ्री परसेंट ले लो, ठीक है जी। तो ये शायद लिखना रह गया था, तो आप लिख लेना कमीशन रेट हमें 3% लेना है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कमीशन माइनस करेंगे। कमीशन हमेशा एक्स इंटरेस्ट, सॉरी, कमीशन हमेशा जो आपको प्राइस दिया गया है सवाल पे, उस प्राइस पे लेना होता है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में देखी। ठीक है, तो कौन सा प्राइस हमें सवाल में दिया था? हमें कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ था, तो हम लोग कम इंटरेस्ट प्राइस पे कमीशन निकाल लेंगे। तो 12,240 कम इंटरेस्ट प्राइस था, इस पे हमें 3% का कमीशन चार्ज करना है। तो ये भी निकाल लेता हूं, कितना है? 12240 इंटू 3%, तो ये आ रहा है 367 रफली, 367। ठीक है, और सेल्स प्राइस जब हम निकाल रहे हैं, नेट सेल्स वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, उस केस में जो भी खर्चा वगैरह होगा वो हमें सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा टू अराइव एट नेट सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो इससे मेरी क्या निकल के आ जाएगी? नेट सेल्स वैल्यू। तो ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 11,693। ठीक है, तो अब वंस आपने ये कैलकुलेट कर लिया, अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर सेल। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, जर्नल एंट्री पास करना बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखो नेट पे मुझे कितना पैसा मिला, मेरे बैंक में कितना पैसा आया? एक तो नेट में 11,693 आया, प्लस जो मैंने इंटरेस्ट भी खरीदा ये भी इसके अलावा मेरे पास आया, है ना। तो 11,693 ये तो नेट सेल्स वैल्यू है जो मेरे पास आई, जो मेरे को कैश में मिली, प्लस 180 रुपीज मैंने इंटरेस्ट का भी लिया। तो टोटल मेरे पास इतना पैसा मिला के आया। तो ये कितना हो गया? ये आ गया 11,873, 11,873 टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट कितनी कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट मेरी चली गई? भाई मेरे किताबों में तो कॉस्ट पे पड़ी होगी ना इन्वेस्टमेंट, है ना। जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी तो मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करी होगी, तो अब वो जितनी भी कॉस्ट की होगी इन्वेस्टमेंट उतने पे मेरे पास पड़ी होगी। तो वो मैंने आपको सवाल में बता दिया था, 12,128। 12,128, थोड़ा एक जगह छोड़ के लिखना, 12,128 टू इन्वेस्टमेंट, 12,128। ठीक है, इसके अलावा ये तो मेरी कॉस्ट है, जो मैंने इंटरेस्ट बेचा। जब मैं इंटरेस्ट खरीद रहा था तो मैं इंटरेस्ट को अलग से डेबिट कर रहा था, तो अब जब मैं इंटरेस्ट बेच रहा हूं तो इंटरेस्ट को अलग से मैं अगेन क्रेडिट करूंगा। ठीक है, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है? 180 रुपीज का, 180 रुपीज का। ठीक है, राइट। अब बैलेंसिंग फिगर कहां पे बच रहा है सर? बैलेंसिंग फिगर यहां पे बच रहा है। अगर आप देखोगे डेबिट साइड पे, तो ये क्या होगा? दिस विल बी माई लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल
ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है? 435। 435 ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ा वेरीफाई भी करवा सकता हूं आपको। इस लॉस की कैलकुलेशन को मैं वेरीफाई भी करवा सकता हूं। कैसे? आप देखो, मैंने बोला मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट नेट कितने रुपए में बेची? मैंने 11,693 पे नेट बेची, ये मैंने बोला। ये कितनी रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ रही थी, ये मैंने बोला। नीचे ही तो लिखा, ऊपर कहां जा रहा हूं? 12,128। 12,128। तो मतलब मैंने 12,128 की इन्वेस्टमेंट 11,693 पे बेची। तो इसका मतलब क्लियर है कि मैंने नुकसान में बेची। और कितने रुपए के नुकसान में बेची, ये आप चेक कर लो। मैंने कितने रुपए के नुकसान में बेची? 435 रुपीज के नुकसान में बेची। तो आपकी ये फिगर यहां से वेरीफाई हो गई। ठीक है, राइट। तो क्लियर हो गया, यही करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ईयर एंड पे बोलने की बात नहीं है, इस लॉस ऑन सेल को हम पीएनएल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो बात आपको अच्छे से पता है। ये बात मैं आपको अलग से ना बताऊं, ना लिखवाऊं, तो भी आप अपने आप ही समझ जाओगे कि भाई कोई भी नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी, वो हम ईयर एंड में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, नुकसान होता है तो डेबिट साइड पे डालते हैं, फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो ये बात हम इतनी बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, तो ये बात बार बार आपको बताने का कोई तात्पर्य नहीं निकल के आता। ठीक है, मुद्दे की चीज आपकी ये है। अगर आपको ये जर्नल एंट्री समझ आ गई, अगर आपको ये 11,693 की कैलकुलेशन समझ आ गई, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है जी, डन हो गया। चलो, तो अब हम एक काम करेंगे। हमने टोटल अब तक 4 एग्जाम्पल्स कर लिए। एक अब हम मेगा एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एक मेगा एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि हमारी सारी बातें एकदम माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगी, सारी बातें रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, नाउ इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इस पूरी डिस्कशन को हम लोग अपने दिमाग में पूरा फिट कर ले, कि अब हमें बार बार अपना ऊपर ऊपर एक एक चीज देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 मेगा एग्जाम्पल कह सकते हो, फाइनल एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल इस पूरी डिस्कशन का आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। तो लिखो क्या नाम ले? मोहन ले। राम राम बार बार हो रहा है, तो मोहन कहते हैं मोहन परचेज्ड 16% debentures on 16% debenture on 15th November 2022 from Dinesh. For rupees 102.5 ईच, और ये प्राइस है कम इंटरेस्ट, और फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 25,000। ठीक है, इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September and 31st March every year। ये बात भी समझ आ गई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स लिख लो, एक काम करो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स appearing in the books of Mohan was कितनी कॉस्टली? 23,951। ठीक है, इतनी कॉस्ट ले लो। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ मोहन, नहीं सॉरी, किससे परचेज किया था? दिनेश से परचेज किया था ना, तो दिनेश होगा। दिनेश की किताबों में जो इन्वेस्टमेंट्स थी
वो कितने रुपए पे आ रही थी? 23,951 पे आ रही थी। ओके, और फिर खर्चा लिख लो आप। एसटीटी है 4%, स्टैम्प ड्यूटी है 2%, कमीशन है 3%, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गोपाल नहीं, क्या नाम लिया था हमने? मोहन लिया था। इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड दिनेश। अब आपको दोनों की किताबों में एंट्री पास करनी है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। दिनेश हमारे इस सवाल में क्या है? दिनेश हमारे सवाल में बायर है, और सॉरी, मोहन हमारे किताबों में, हमारे सवाल में बायर है, और दिनेश हमारे सवाल में सेलर है। ठीक है, तो अब आपको बायर और सेलर दोनों की किताब में एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ मोहन, दैट इज बायर। तो पहले अब हम लोग लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तो कॉस्ट की कैलकुलेशन सबसे पहले हमें करनी पड़ती है, कॉस्ट की कैलकुलेशन। तो अब मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर सकता हूं, बिलीव अब आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट आपको दे रखा है, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, है ना? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 25,000, अगर टोटल फेस वैल्यू 100 रुपए अगर मैं मानूं पर डिबेंचर, तो 250 आ जाएंगे। तो 250 डिबेंचर्स आ गए। तो 250 इंटू मेरी परचेज प्राइस कितनी है? 102.5, 102.5, तो इंटू 102.5, तो कितना आ गया ये? 250 इंटू 102.5, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 25625। ठीक है जी, ये मेरी परचेज प्राइस आ गई। कम इंटरेस्ट, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो 25,000 रुपए की फेस वैल्यू है। कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट है सर? 16% का है, तो 16% का इंटरेस्ट का रेट है। कितने महीनों के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे? कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो देख लेते हैं। तो डेट ऑफ परचेज है 15 नवंबर, ओके, और लास्ट इंटरेस्ट की डेट क्या रही होगी? 15 नवंबर से जस्ट पहले 30 सितंबर। तो आपको कितने महीनों का इंटरेस्ट लेना है? अक्टूबर पूरा, और 15 नवंबर मतलब मिड नवंबर हो रहा है, 15 नवंबर मतलब मिड नवंबर हो रहा है ना? तो मैं नवंबर का आधा मान लेता हूं, तो पूरा अक्टूबर का महीना और आधा नवंबर का महीना। तो कितने महीने का इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा? सर आपको 1.5 महीने का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो आ जाओ ले लेते हैं 1.5 इंटू 12। ठीक है, समझ गए आप 1.5 महीने का इंटरेस्ट कैसे लिया? ठीक है, तो 25,000 इंटू 16% इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ रहा है सर? ये 500 रुपए आ रहा है, 500। ठीक है, तो अब मेरा ये आ गया परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब सारे खर्चे ऐड करने हैं हमें। अब हमें सारे खर्चे ऐड करने हैं, तो एक एक करके देख लेते क्या क्या खर्चे हमें दे रखे हैं सवाल में। ऊपर आओ, एक आपको एसटीटी दे रखा है 4%। एसटीटी आप किस पे निकालते हो? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे निकालते हो। तो 25125 का 4%, ये कितना आ गया? ये आ गया 1005। ठीक है, 1005। नेक्स्ट क्या खर्चा आपको दे रखा है? नेक्स्ट आपको स्टैम्प ड्यूटी दे रखी है। स्टैम्प ड्यूटी आपको दे रखी है कितनी? 2%, है ना? तो 2% ऑफ व्हाट? स्टैम्प ड्यूटी भी आप किसका निकालोगे? एक्स इंटरेस्ट का निकालोगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस का निकालोगे। तो 25125 का 2%, तो ये आ रहा है 502.5, 502.5। तो आप एक काम करो, इससे राउंड ऑफ कर लो, नहीं तो आप एग्जैक्ट 502.5 आ रहा है तो वो भी ले सकते हो,
वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं राउंड ऑफ कर देता हूं। कमीशन 3%, कमीशन 3%, ये किसका निकालूंगा मैं? 3% ऑफ व्हाट? जो प्राइस आपको सवाल में दी है, कम इंटरेस्ट प्राइस, तो ये हम कम इंटरेस्ट प्राइस पे निकालेंगे 25625 पे। तो 3% ऑफ 25625। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 769, राउंड ऑफ करके 769। तो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी निकल के आ गई? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ये देख लेते हैं, 25125 प्लस 1005 प्लस 503 प्लस 769, तो ये आ रही है 27402, 27402। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास कर लेंगे हम लोग फटाफट से। तो क्या एंट्री होगी? कौन सी डेट को होगी? 15 नवंबर को होगी। तो 15 नवंबर 2022 को हम लोग एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 27402, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट है? 500 रुपए, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो टोटल कितना आ गया? 27902, 27902। ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, तो हो गई बात खत्म। बायर के बुक्स में, मोहन के बुक्स में बात खत्म। अब दिनेश के बुक्स में बात कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ दिनेश, सेलर, चलो इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा नेट सेल्स वैल्यू, नेट सेल्स वैल्यू। तो सेल प्राइस कम इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? अब मेरे को दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं, ये तो हम पहले निकाल चुके हैं। सेल प्राइस भी उतनी आएगी 25625, है ना, और इस पे इंटरेस्ट जो होगा वो भी उतना ही आएगा 500, सेम ही आएगा, सेम फिगर्स है, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन सेम है, तो यहां तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट भी मेरी सेम आ जाएगी 25125, यहां तक तो कहानी सेम रहेगी। अब डिफरेंस यहां से हो जाएगा, डिफरेंस यहां से हो जाएगा। हमने क्या बोला? सेलर जो होता है कोई भी खर्चा नहीं करता अपार्ट फ्रॉम ब्रोकर्स कमीशन। ठीक है, तो जो भी बाकी ऊपर हमने खर्चे की बात करी थी, कौन से एसटीटी हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, ये सारे, ये दोनों भी जो खर्चे हैं बायर के खर्चे हैं, तो हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नहीं कंसिडर करना, हमें खाली कमीशन लेके चलना है, हमें खाली कमीशन लेके चलना है। ठीक है, और वो भी यहां पे अब कमीशन क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी फिगर तो सेम ही आएगी, है ना, सेम चीज है, कमीशन का रेट सेम है, आपकी प्राइस कम इंटरेस्ट वाली जो आपको लेनी है वो भी सेम है, तो एवरीथिंग इज सेम, तो फिगर तो आपकी सेम आएगी। तो आप डायरेक्टली ऊपर से कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो 769। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा नेट सेल्स वैल्यू, नेट सेल्स वैल्यू 25125 माइनस 769, तो ये आ रहा है 24356, 24356। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी? कॉस्ट देखो फटाफट से एक बार क्वेश्चन में, क्या कॉस्ट मैंने आपको बताई थी ऊपर? 23951, 23951 मैंने आपको कॉस्ट बताई थी, 23951। तो यहां पे भी क्या हो गया? 23951 की इन्वेस्टमेंट मैंने 24356 पे बेची, तो अब के मैंने मुनाफे पे बेची। किस पे बेची? मुनाफे पे बेची। तो दैट मींस प्रॉफिट या गेन ऑन सेल कितना आ गया? गेन ऑन सेल कितना आ गया? देख लो, 24356 माइनस 23951, तो ये आ रहा है 405, 405। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? आपके बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंट्री लिख लेते हैं पहले, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि आपके हम इंटरेस्ट बेच रहे हैं, टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, इस पे क्या हो गया? गेन ऑन सेल। ठीक है, डायरेक्टली गेन ऑन सेल भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, तो बस लिख रहे हैं। तो क्या क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो जाएगी 23951 से,
इंटरेस्ट हमने कितना बेचा, 500 रुपए का इंटरेस्ट हमने बेचा, और प्रॉफिट कितना हमने निकाला, 405। 405, ठीक है। तो सबको जोड़ के देख लो, टोटल मुझे कितना पैसा मिला, 405। ये मिला मुझे 24856। 24856, इस फिगर को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नेट सेल्स वैल्यू है मेरी 24356, प्लस इसके ऊपर से मैंने इंटरेस्ट खरीदा, तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो 24856 की फिगर। कैसे भी कर लो, एक ही बात है, आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल हो गया, मेगा एग्जाम्पल हो गया, फुल कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल अगर दिमाग में फिट हो गया तो अभी तक की सारी डिस्कशन, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपके माइंड में अच्छे से सेट होगी, ठीक है। चले बड़े आगे, आओ। चलो, बिफोर मैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर आऊं, मैं आपको एक बस छोटा सा फॉर्मेट बनवाना चाहता हूं। तो आप लिख लो, फॉर्मेट ऑफ इंटरेस्ट या इनकम अकाउंट, ठीक है। तो आपको याद होगा, आपके बचपन में भी आप इस तरह के फॉर्मेट बनाते थे, यूज करते थे। अगर मैं इंटरेस्ट अकाउंट की बात करूं, और जब मैं यहां इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां इनकम की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूं। तो इसका अकाउंट का फॉर्मेट बनता कैसे है, तो फटाफट से बना लेते हैं। तो यहां पे आता है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, सर टू बैलेंस बीडी में क्या आता है, तो लिख लो, यहां पे आता है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट एट बिगिनिंग, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट फॉर मी, हमारे लिए कोई एक एसेट होता है। अगर कोई इनकम है जो एक्रूड है, वो मेरे लिए एसेट होती है। तो अगर उसका ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। सिमिलरली एक्रूड इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस अब किधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। इस फंडे का आपको यूज होगा आपके सवालों में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट एट एंड, या इसका आप बोल सकते हो क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी, ओके। अच्छा, कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो मुझे एक्चुअली कैश में रिसीव होती है या बैंक में मिलती है, वो मैं कहां पे डालता हूं, यहां पे डालता हूं बाय बैंक, बाय बैंक, राइट। और मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है, या क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर जो बच जाता है वो इधर बचता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, टू पीएनएल, ठीक है। तो इसी प्रकार का आप इनकम के अकाउंट बनाते थे बचपन में, बहुत सारे चैप्टर उसमें बना रखा है आपने, एनपीओ के चैप्टर्स में बना रखा होगा आपने, फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में बना रखा होगा। तो आप बना चुके हो इस तरह के अकाउंट, इस तरह के लेजर आप यूज कर चुके हो। तो मैं आपको खाली बस ये रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि इसका अगेन हम यूज करेंगे अपने प्रॉपर बड़े क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब आप लोग अच्छे से तैयार हो, अब आप अच्छे से तैयार हो अपना प्रॉपर क्वेश्चन करने के लिए। अभी तक तो हमने प्रॉपर अपने एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो करे ही नहीं थे, अभी तो हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट ही बिल्ड कर रहे थे। बट नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस। तो आओ फटाफट से आप अपने किताब में आ जाओ, स्टडी मटेरियल में आ जाओ। हम सबसे पहले करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9.37, पेज नंबर 9.37 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आपने अगर अभी तक फिजिकली नहीं ली है तो आप अपना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्या हो गया, एक मिनट में वापस से खोल लेता हूं। चलिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ते हैं। मिस्टर पुरोहित furnishes the following details relating to his holding in 8% debentures of rupees 100 each of P Limited held as current assets। तो इतनी लाइन में आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। एक, कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, क्लियरली बोल रखा है 8% डिबेंचर्स,
दैट मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अच्छा, डिबेंचर के आपको 100 रुपए की फेस वैल्यू भी बता रखी है कि एक डिबेंचर का आपका 100 रुपए का फेस वैल्यू है ना, ये तो उसने बता दिया। और साथ ही साथ उसने बोला कि इसको हमने एज करेंट एसेट रखा हुआ है। इससे आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली, करेंट एसेट। तो आप अपना फंडा लगाओ, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हम इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन करते थे करंट और नॉन करंट में। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट मैंने करंट एसेट के तौर पे रखी हुई है, दैट मीन्स ये मेरी करंट इन्वेस्टमेंट है। ये मेरी क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अच्छा, 1 अप्रैल 2001 को बोलता है ओपनिंग बैलेंस, और नॉमिनल वैल्यू बता रखा है कि 1,20,000 के नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। ठीक है, लीगल टर्म्स में हम नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू आपको बता रखी है 1,20,000 की, जिसकी कॉस्ट है 1,18,000। मतलब 1,20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मेरे ओपनिंग बैलेंस में है, जिसकी एक्चुअली में कॉस्ट है 1,18,000। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारे बुक्स में आती है एट कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब मेरी किताबों में कितने वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, 1,18,000 पे। उसकी उसने लेकिन नॉमिनल वैल्यू बता रखी है 1,20,000। ठीक है, फिर 1 जुलाई 2001 को क्या हुआ, हमने 100 डिबेंचर्स परचेज करे एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस एट ₹98। तो 98 पर डिबेंचर के पे हमने 100 डिबेंचर्स परचेज करे, और यहां पे उसने बता दिया कि ये प्राइस क्या है, ये एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 को क्या हुआ, सोल्ड 200 डिबेंचर्स, हमने 200 डिबेंचर्स बेच दिए एक्स इंटरेस्ट एट ₹100। ठीक है, तो हमने 200 डिबेंचर्स बेच दिए। फिर 1 जनवरी 2002 को क्या हुआ, परचेज्ड 50 डिबेंचर्स, हमने 50 और डिबेंचर्स परचेज करे एट ₹98 एक्स इंटरेस्ट। और फाइनली 1 फरवरी 2002 को हमने फिर से 200 डिबेंचर्स बेच दिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे एट ₹99। ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो इंटरेस्ट कौन सी डेट को मिलता है, 30 सितंबर और 31 मार्च को। मिस्टर पुरोहित क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2002। तो 31 मार्च 2002 को हमें अपनी किताबें बंद करनी है। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ओहो, ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया कि ब्रोकरेज आपको 1% की सारी ट्रांजेक्शन्स पे पे करनी है। सारी ट्रांजेक्शन्स मतलब चाहे परचेज कर रहे हो तब भी 1% की ब्रोकरेज लगेगी, जब आप सेल कर रहे हो तब भी आपकी 1% की ब्रोकरेज लगेगी। और ये सवाल ने उसने बोल दिया कि आप ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करो। हालांकि मजे की बात यह है कि ऊपर के सवाल में सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू सब कुछ एक्स इंटरेस्ट पे ही दे रखा है, तो ये अगर वो ना भी बोलता एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तब भी हम लोग एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ही निकालते। ठीक है, एज पर आर कॉन्सेप्ट। एनीवे, अगर क्वेश्चन अच्छे से सारी चीजें स्पेसिफाई करते तो इससे तो बढ़िया कोई बात नहीं, तो यहां उसने क्लियरली बोल दिया, तो कोई कंफ्यूजन का पॉइंट बचा ही नहीं। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स। तो हमको क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा प्रिपेयर करना है। अज्यूम फीफो मेथड, कह रहा है कि आप मानो कि फीफो मेथड लगेगा। फीफो मेथड का मतलब समझते हो? ठीक है, मुझे लगता है आप समझते होगे फीफो मेथड का मतलब। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम पहले खरीदेंगे वो हम पहले बेचेंगे, यही मतलब हुआ। जिस ऑर्डर में हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है उसी ऑर्डर में हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2002 इज ₹99। तो कह रहा है 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट को मार्केट वैल्यू बता रहा है डिबेंचर्स की कितनी है, ₹99 पर डिबेंचर। ये क्यों बता रहा है वो आपको, ये क्यों बता रहा है आपको? हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। दैट मीन्स आपको 31 मार्च को देखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट आपकी पड़ी हुई है, फिर आपको इसकी मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी और कंपेयर करके फिर लोअर जो होगा वो लेके उस वैल्यू पे आपको इन्वेस्टमेंट को एट क्लोजिंग डेट वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक हो रहा है सारी बातों का, जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा, आज सीखा, सब बातों का यहां पे लिंकेज बन रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इस पूरे सवाल में हम वैसे देखो सारी बातें सीख चुके हैं,
बस एक ही हमने मुद्दे की चीज अभी नहीं सीखी थी, वो क्या थी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आप बनाओगे वो किस फॉर्मेट में बनाओगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बेकार की बात है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात है क्या? तो बचपन में भी हम बनाते थे एक नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट, एक नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट, जैसे सारे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। लेकिन नहीं, यहां पे जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो इसको आपको थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन में, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो आपको मेनली यहां पे सीखना है। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं कि किस फॉर्मेट में आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। चलो, तो ये देखो आपका फॉर्मेट होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। ठीक है, तो आप पहले वीडियो पॉज करो, ये फॉर्मेट पहले अपने पास आराम से बना लो। है अल्टीमेटली वही टी शेप फॉर्मेट जिसमें एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है, बट दोनों साइड कॉलम ज्यादा है। ठीक है, खाली रुपीस का कॉलम नहीं है, आपके 3 कॉलम है। तो पहले आपका डेट आ गया, फिर पर्टिकुलर्स आ गया, फिर हम फेस वैल्यू का एक कॉलम बनाते हैं, फिर हम इंटरेस्ट का एक कॉलम बनाते हैं, फिर हम कॉस्ट का एक कॉलम बनाते हैं। सिमिलरली क्रेडिट साइड भी सेम, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर फेस वैल्यू का एक कॉलम, इंटरेस्ट का एक कॉलम और कॉस्ट का कॉलम। तो इस प्रकार से हम पूरा आपका एक फॉर्मेट बनाते हैं और हेडिंग डालने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो देखो कैसे मैंने लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ मिस्टर पुरोहित फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, फिर ब्रैकेट में नीचे स्क्रिप्ट 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमको यहां पे इस चैप्टर में इस प्रकार से अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लो, आराम से तसल्ली से अपना फॉर्मेट तैयार कर लो और फिर मेरे साथ साथ सवाल करना। इसमें अराउंड 10 लाइनों का फॉर्मेट कम से कम बना लेना, क्योंकि हमें हाथ के हाथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चीजें पोस्ट करते करते नीचे वर्किंग्स भी करनी पड़ेगी। तो कम से कम नहीं तो 10 लाइन के आसपास का आप फॉर्मेट जरूर बना लेना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं वर्किंग नोट सारी अपनी साइड में कर लूंगा, मैं अपनी वर्किंग नोट्स इधर कर लूंगा। ठीक है, तो बना लो और फिर मेरे साथ साथ सवाल करना। चलो, तो आपने बना लिया होगा फॉर्मेट, मैं मान के चल रहा हूं आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। आओ, तो अब एक एक करके हम लोग सवाल देखेंगे, हम एक एक करके सवाल देखेंगे और चीजें डालते हुए चलेंगे। आओ, तो सबसे पहले देखो, एक चीज आप काम कर लेना, जब भी आप काम करो, जब आप डिबेंचर्स के या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट्स बनाओ, आपको इंटरेस्ट की डेट दे रखी है 30 सितंबर एंड 31 मार्च, और जो ऊपर आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, ट्रांजैक्शंस आपको क्रोनोलॉजिकली दे रखी है, डेट वाइज दे रखी है। तो आप पहले मार्क कर लो कि इंटरेस्ट कब कब होगा, इंटरेस्ट क्या की बारी कब कब आएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, और फिर इसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो अगली ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को हो रही है। यानी 1 अक्टूबर की ये वाली ट्रांजैक्शन से पहले आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मनी मन कहीं पे आप अपने ये एक फिक्स कर लेना, चाहे कहीं पे लिख लेना, क्योंकि होता क्या है, अगर हम ये मिस कर जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं इंटरेस्ट डालना, जबकि हमें इंटरेस्ट भी साथ साथ कंसिडर करना है। सिमिलरली लास्ट आपकी फिर अगली 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, और फिर इसके बाद आपकी दोबारा से इंटरेस्ट की बारी आएगी 31 मार्च को। तो 2 बारी कुल आपकी इंटरेस्ट की बारी आएगी। तो ये मैंने जैसे यहां पे कैसे अपने पास निशान बना लिया, तो हम जब सवाल करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें इंटरेस्ट कब कब लेके चलना है। ठीक है, चलो, तो 1 अप्रैल को सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001। अब देखो आपको कैसे कैसे चीजें डालनी है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, हम सबसे पहले यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो इसकी देखो फेस वैल्यू बता रखी है आपको, फेस वैल्यू कितनी बता रखी है, 1,20,000। तो हम यहाँ पे 1,20,000 की फेस वैल्यू डाल देंगे। कॉस्ट कितनी बता रखी है, 1,18,000, 1,18,000। तो ये हमने कॉस्ट डाल दी। अच्छा, अब मैंने आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनवाया था, उसका एक फॉर्मेट बनवाया था। तो आप ये समझो, जो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम है, जो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम बना रखा है, वो कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट अकाउंट ही है। ठीक है, बस उसका जो इंटरेस्ट का कॉलम है उसको आप इंटरेस्ट अकाउंट की नजरों से देखो। तो हमने यहां पे बोला था, अगर कोई ओपनिंग डेट पे एक्रूड इंटरेस्ट होता है तो हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी करके, ऐसे ही यहां पे। सिमिलरली क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट हम यहां लिखते हैं। तो अब आपको इस सवाल में देखना है कि क्या कोई ओपनिंग डेट पे एक्रूड इंटरेस्ट होगा। उसके लिए कॉमन सेंस लगानी है थोड़ी बहुत, बस और कुछ नहीं करना। आपको पता है
सवाल में कि 31 मार्च को इंटरेस्ट की डेट होती है, 31 मार्च को इंटरेस्ट की डेट होती है और हमारी ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल, यानी 31 मार्च का अगला ही दिन। दैट मीन्स इस सवाल में मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग डेट पे कोई इंटरेस्ट एक्रू होगा ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च को लास्ट इंटरेस्ट दे दिया गया होगा। तो इस सवाल में अगर मैं बोलूंगा तो यहां पे कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग डेट पे नहीं होगा, इसलिए यहां पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, अब आप आ गया सवाल में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसने बोला 1 जुलाई 2001 को हमने 100 डिबेंचर्स परचेज करे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे 98 रुपीज। आओ चलो, तो अगली ट्रांजैक्शन हुई 1 जुलाई 2001 को, तो हमने परचेज करा तो हम लिखेंगे टू बैंक। अच्छा, 100 डिबेंचर्स परचेज करे और पर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो यानी कितने रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हमने परचेज करे? 10,000 रुपीज के डिबेंचर्स हमने, फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हमने परचेज करे। ठीक है, अब कॉस्ट और इंटरेस्ट का कॉलम जो हमें भरना है उसके लिए हमें अपने वर्किंग नोट में आना पड़ेगा, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो इसमें इस तरह के सवालों में, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के सवालों में ध्यान रखना वर्किंग नोट की बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, तो वर्किंग नोट हमें साफ साफ करना है। अब जो काम हमने ऊपर के एग्जांपल्स में अभी तक के डिस्कशन में सीखा था, अब उसको हमें यहां पे अप्लाई करना है। तो यहां पे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे लिख लेता हूं परचेज ऑन 1 जुलाई 2001। तो इससे रिलेटेड सारी कैलकुलेशन हम यहां पे करेंगे। तो पहले हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल है, आपको परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट दे रखा है, तो हमने 100 डिबेंचर्स परचेज करे 98 रुपीज पे, और अच्छी बात यह है कि ये प्राइस एक्स इंटरेस्ट ही है, ये प्राइस एक्स इंटरेस्ट ही है, तो यहां पे उसका कोई चक्कर नहीं, तो ये आएगा 9800। और सवाल ने नीचे क्या बोल रखा था? हर ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का ब्रोकरेज या कमीशन देना है, राइट? ये सवाल ने बोल रखा था, तो हम इसमें ब्रोकरेज क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1%। ठीक है, तो 1% ऑफ 9800, तो ये आ जाएगा 98। तो मेरी कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? 9898। ये क्लियर हो गया? अच्छा, साथ साथ अब मुझे इंटरेस्ट भी खरीदना है, यही हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो अब हम लोग इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन करेंगे कि कितना रुपए का इंटरेस्ट हमें खरीदना पड़ेगा। तो सिंपल है भाई, हमने 10,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स परचेज करे, कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट है 8% का। ठीक है, अब कितने महीनों का इंटरेस्ट में खरीदूंगा? वही इतने सारे हमने 5 एग्जाम्पल हमने सॉल्व करे। आई थिंक अब तो आपको सोचना आ गया होगा। आपको बस देखना है कि अगर मैंने 1 जुलाई को खरीदा है इन्वेस्टमेंट, तो 1 जुलाई से जस्ट पहले कौन सी डेट को इंटरेस्ट पे हुआ होगा? 31 मार्च को। तो मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट खरीदना पड़ेगा? अप्रैल, मई, जून। कितने महीने का? 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 3 महीने का इंटरेस्ट में खरीद लूंगा इंटू 3/12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कितना आ जाएगा? ये आ रहा है सर, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 200। ठीक है, तो 200 ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो अब मैं यहां पे सारी चीजें डाल दूंगा। आओ, तो देखो 200 रुपए का जो इंटरेस्ट खरीदा वो इंटरेस्ट कॉलम में आ जाएगा, और जो कॉस्ट की मैंने कैलकुलेशन करी 9898 वो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से आपको काम करना है। आओ आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई का काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले देखो मैंने यहां पे लाइन खींच रखी है। किसकी लाइन खींच रखी है? इंटरेस्ट की। यानी 30 सितंबर आ गया। ठीक है, 30 सितंबर को अब मुझे इंटरेस्ट को लेना पड़ेगा। तो आओ, तो इंटरेस्ट जब मिलेगा तो वो मैं कहां डालूंगा? क्रेडिट साइड डालूंगा। तो देख लो एक बार इंटरेस्ट का ऊपर जो मैंने अकाउंट बनाया था उससे देखते हुए चलना। इंटरेस्ट जब मिलता है तो मैं क्रेडिट साइड पे बाय बैंक लिखता हूं। तो बस वही चीज अब मुझे यहां पे करनी है। तो 30 सितंबर 2001 को मैं लिखूंगा बाय बैंक। बाय बैंक, तो यहां पे कोई डिबेंचर तो नहीं मिल रहा, डिबेंचर तो नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो कोई डिबेंचर नहीं खरीद रहे या बेच रहे, तो उसके कोई कॉस्ट में भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट आएगा। अब ये इंटरेस्ट कितने रुपए का आएगा? तो मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल लेता हूं ये। आओ, वर्किंग नोट नंबर 2। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर 2001। देखते रहना कैसे आपको प्रॉपर्ली वर्किंग नोट्स के साथ सारी चीजें करनी है। तो देखो आपने फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बना रखा है, तो अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको पता है आपके पास देखो कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े, 1,20,000 पुराने थे,
प्लस 10,000 और खरीद लिए थे, तो अब टोटल 1,30,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मेरे पास पड़े। तो मुझे कितने रुपए के डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा? 1,30,000 रुपए 8% के हिसाब से कितने महीने का? 6 महीने पे मिल रहा है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ये निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं कितना आएगा, 1,30,000 का 4% निकाल लेता हूं, तो ये आ रहा है 5200। ठीक है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं 5200। देखो कितना सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो ट्रस्ट मी, वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आता है सवाल करने में। मैं उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आएगा सवाल करने में। चलो आगे बढ़ो। अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ, मैंने 200 डिबेंचर्स 100 रुपए पे बेच दिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। ठीक है, आओ, तो 1 अक्टूबर को मैंने बेच दिए, तो बेचे तो फिर यहीं पे आएगी चीज, बाय बैंक। कितने डिबेंचर्स मैंने बेचे? 200 डिबेंचर्स बेचे, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 20,000। ठीक है, अब जब मैंने बेचा तो कितने रुपए पे बेचा वो मुझे लेना पड़ेगा, और कितने इंटरेस्ट में मैंने कितने रुपए का इंटरेस्ट बेचा ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फिर से वर्किंग नोट पे आना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, प्रेजेंटेशन देखते हुए चलना। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी है, प्रॉपर वर्किंग नोट्स की रेफरेंस डाल के, प्रॉपर वर्किंग नोट्स में अपनी कैलकुलेशंस दिखा के। तो यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं सेल ऑन 1 अक्टूबर 2001। तो पहले तो मैं नेट सेल्स वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आएगी? नेट सेल्स वैल्यू कितनी आएगी, साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो आओ, तो पहले सेल्स प्राइस एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 200 डिबेंचर्स मैंने बेचे 100 रुपए पे, तो कितने? 20,000 बेचे। और सेल पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। इसमें से मैं ब्रोकरेज माइनस कर दूंगा। ठीक है, ब्रोकरेज माइनस हो जाएगी 1% ऑफ 20,000। तो कितनी ब्रोकरेज आ गई? 200। तो मेरी नेट सेल्स वैल्यू कितनी आ गई? 19,800 नेट सेल्स वैल्यू। अच्छा, अब ये भी देख लो भाई, ये मुझे प्रॉफिट पे मैंने बेचा कि लॉस पे बेचा। तो इसके लिए कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। आप कॉस्ट कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको सवाल में जो उसने बोल रखा था कि फीफो बेसिस पे हमें सारी चीजें करनी है, तो आपको वो फंडा यूज करना पड़ेगा। अब देखो, जब मैंने बेची है ये, तो मेरे पास 2 डिबेंचर्स पड़े अलग अलग कॉस्ट पे। पुराने 1,20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स भी पड़े हैं, और जो मैंने नए 10,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स भी खरीदे थे वो भी पड़े हैं। दोनों की अलग अलग अपनी अपनी कॉस्ट है। तो अब मेरे को अपना फीफो बेसिस लगाना है। तो जब मैं फीफो बोल रहा हूं तो नेचुरल सी बात है, पहले मैं जो ओपनिंग बैलेंस पे डिबेंचर्स पड़े उसी में से बेचूंगा। जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पे डिबेंचर्स पड़े उसी में से बेचूंगा। तो बस आपको यह देखना है, आप फेस वैल्यू के टर्म्स में देख लो, आपके ओपनिंग बैलेंस में 1,20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिसमें से अब आप 20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेच दोगे। दैट मीन्स जब मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड निकालूंगा, वो कॉस्ट मैं कहां से लूंगा? वो मैं ओपनिंग बैलेंस से लूंगा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो बेसिस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपको अब अपनी बचपन की मैथमेटिक्स लगानी है। क्या सर? मैंने बोला 1,18,000 की कॉस्ट है 1,20,000 के डिबेंचर्स पे, 1,20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पे, है ना। इसमें से मैंने कितने रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेच दिए? 20,000 के। तो मेरी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आ गई। अच्छा, इसको ऑल्टरनेटिवली आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स के टर्म्स में निकालना चाहो तो आप बोलोगे 1,18,000 की कॉस्ट है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे? ओपनिंग डेट पे मेरे पास 1,20,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है और 100 रुपए पर डिबेंचर की फेस वैल्यू है। दैट मींस कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स मेरे ओपनिंग डेट पे होंगे? 12,000। 12,000। तो अगर 12,000 डिबेंचर्स की कॉस्ट इतनी है तो मैंने 200 डिबेंचर्स बेचे, उसकी कॉस्ट कितनी? 12,000 ही आएगा ना। 1200 आएगा, सॉरी नॉट 12,000, 1200, सॉरी। ठीक है, तो 1200 डिबेंचर्स मेरे पास ओपनिंग डेट पे थे। तो अगर 1200 डिबेंचर्स की कॉस्ट इतनी तो 200 डिबेंचर्स की कॉस्ट कितनी? आप दोनों में से कोई फंडा भी लगा सकते हो, अल्टीमेटली सेम मैथ्स है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो लगा लो, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है ना।
आओ, तो 1,18,000 डिवाइड बाय 1200 इंटू 200, तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 19,667। 19,667। तो 19,667 के डिबेंचर्स मैंने 19,800 पे बेचे, तो मतलब मैंने प्रॉफिट पे बेचे, तो 2 या गेन ऑन सेल। कितने रुपए का गेन आ गया सर? 133 रुपीज आ रहा है, शायद 133 रुपीज का गेन आ गया। ठीक है, अच्छा, और मुझे साथ साथ इंटरेस्ट भी निकालना है कि यानी कितना इंटरेस्ट बेचा। तो मैंने 1 अक्टूबर को सेल करी, मैंने 1 अक्टूबर को सेल करी। 1 अक्टूबर से जस्ट पहले देख लो कितना डिबेंचर, कितने, कौन सी डेट को हमें इंटरेस्ट मिला था? 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट मिल गया था, यानी मैंने अगली डेट पे, अगले ही दिन पे सेल कर दी। तो क्या यहां पे कोई एक्रू हुआ इंटरेस्ट? जब मैंने बेचा इंटरेस्ट, जब मैंने बेचा इन्वेस्टमेंट, तो क्या कोई इंटरेस्ट एक्रू हुआ? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने अगले ही दिन इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, अगले ही दिन हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, तो कोई भी इंटरेस्ट एक्रू नहीं हुआ, तो निल। तो यहां पे अच्छी बात यह होगी कि कोई भी इंटरेस्ट की बात हमें नहीं करनी। तो आओ अपने सवाल में वापस, अब सारी बातों को हम लोग यहां पे डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट कुछ नहीं हुआ। नेट सेल्स वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, एक बार वापस से देख लेता हूं, 19,800। 19,800 की मैंने नेट सेल्स वैल्यू निकाली थी। अच्छा, अब आप बोलोगे सर एक कॉलम तो कॉस्ट का है, कॉलम कॉस्ट का है, हम लिख रहे हैं यहां पे सेल्स वैल्यू, तो बात गड़बड़ हो रही है। तो इस बात को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाथ के हाथ, हाथ के हाथ मेरे को प्रॉफिट एंड सेल जो हुआ है उसका भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 P&L अकाउंट प्रॉफिट। तो कितने रुपए का प्रॉफिट मैंने निकाला था? 133 रुपीज का मैंने प्रॉफिट निकाला था, तो ये मैं डाल दूंगा यहां पे। तो अब अगर आप नेट पे देखोगे, यहां पे मैंने 19,800 लिखा, यहां मैंने 133 लिखा, तो नेट में बात कॉस्ट पे आ जाएगी 19,667 जो मैंने निकाला था। ठीक है, और बचपन में भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसे बनाते थे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट ऐसे बनाते थे, सेल होती थी तो बाय सेल लिख के सेल वैल्यू लिखते थे, और प्रॉफिट होता था तो डेबिट साइड पे लिखते थे टू प्रॉफिट ऑन सेल, अगर लॉस होता था तो क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय लॉस ऑन सेल। तो बिल्कुल सेम फंडा हम यहां पे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम फंडा जो बचपन में हम यूज करते थे। देखिए, तो सिंपल है बात। अभी तक आई डोंट थिंक कोई भी कॉम्प्लिकेशन फील हो रही होगी, सब सिंपल लग रही होगी बात। चलो, अब अगला फिर से 1 जनवरी आ गई, हमने 50 डिबेंचर और खरीद लिए एट 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आओ, 1 जनवरी 2001 को, सॉरी 2002 को खरीदे, 1 जनवरी 2002 को हमने और खरीद लिए 2 बैंक। अच्छा, यहां पे प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर रखा है वर्किंग नोट नंबर 3 पे, तो यहां पे मैं वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस भी डाल देता हूं। ठीक है, तो हमने और इन्वेस्टमेंट खरीद ली, तो इसकी कैलकुलेशन अब मैं वर्किंग नोट नंबर 4 पे देखूंगा। अच्छा, 50 डिबेंचर्स परचेज करें तो कितनी फेस वैल्यू होगी? 15 to 100 दैट इज 5,000। 5,000। अब बाकी कैलकुलेशंस मुझे वर्किंग नोट में करनी पड़ेगी, तो मैं आ जाता हूं वर्किंग नोट नंबर 4 पे। वर्किंग नोट नंबर 4, परचेज ऑन 1 जनवरी 2002। ठीक है, आओ पहले कॉस्ट निकाल लो। परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितनी आएगी? मैंने 50 डिबेंचर्स परचेज करे एट ₹98, तो कितना आ गया ये? 50 इंटू 98, तो ये आ गया 4900। 4900। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज ऐड कर दूंगा 1%, तो कितना आ गया? 49। तो मेरी कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? 4949। इतनी आ गई, ये मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी निकाल लो, इंटरेस्ट भी निकाल लो। इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 5,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, और मैंने जो इंटरेस्ट का रेट है 8%, कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा? अब मैं कितने महीने का इंटरेस्ट, फिर से वही बात, खरीदूंगा कितने महीने का? तो 1 जनवरी को मैंने परचेज करा, तो वही देख लो 1 जनवरी से जस्ट पहले कौन सी डेट को इंटरेस्ट मिला था? 30 सितंबर को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने? 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया। तो 3 महीने का इंटरेस्ट हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते, कितना आ रहा है? 5,000 8% डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 100। 100। ठीक है, तो बस डाल देते हैं इसी बात को। तो यहां पे 100 रुपीज आ गया मेरा इंटरेस्ट, और कॉस्ट आ गई मेरी 4949। सिंपल, कितनी सिंपल बात है।
हमने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बिल्ड कर लिया कि अब ये सवाल करने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, फॉर्मेट पहली बार देख रहे हैं, पोस्टिंग पहली बार देख रहे हैं, बट असली खेल कैलकुलेशन का है, वो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे विद 5 एग्जांपल्स। ठीक है, आओ नेक्स्ट हुआ 1 फरवरी को हमने 200 डिबेंचर्स बेच दिए 99 रुपीज पे। ठीक है, आओ बेचे तो वापस से मैं इधर आ जाता हूं। 1 फरवरी 2002, 1 फरवरी 2002 तो सेल हुई बाय बैंक। अब इसकी कैलकुलेशन सारी मैं वर्किंग नोट नंबर किस पे दिखाऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 5 पे। ठीक है, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हमने बेचे, फिर से 20,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे। बाकी सारी कैलकुलेशन मुझे वर्किंग नोट में करनी पड़ेगी, तो मैं आ जाता हूं वापस से वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5, सेल ऑन 1 फरवरी 2002। चलो तो पहले नेट सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेल्स प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितनी हो गई, 200 डिबेंचर्स है, 99 रुपीज की सेल प्राइस है, तो कितना आ गया ये आ गया 19,800। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ब्रोकरेज माइनस कर देंगे 1% का, कितना आएगा 198। तो नेट कितनी आ गई 19,602 सॉरी, ये आ गई मेरी नेट सेल्स वैल्यू। ठीक है, चलो अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये निकाल सकते हो। फिर वही फीफो बेसिस देख लो, आपने 200 डिबेंचर्स बेचे या 20,000 रुपए के डिबेंचर्स बेचे, तो आप वापस से अकाउंट में आ जाओ अपने, और यहीं से देख के समझ आ जाएगा। 1,20,000 के ओपनिंग डेट पे थे, उसमें से 20,000 डिबेंचर्स मैं पहले ही बेच चुका था, 20,000 रुपए के डिबेंचर्स यहां पे बेच चुका था, तो अभी भी मेरे पास 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स बचे हुए हैं, अभी भी 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स ओपनिंग में से बचे हुए हैं। तो ये भी जो मैंने सेल करी होगी 1 फरवरी को, वो कौन से डिबेंचर्स में से करी होगी, ओपनिंग में से ही करी होगी फीफो के हिसाब से, राइट। तो अभी भी मुझे वैसी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालनी है, तो निकाल लेता हूं। वापस से मुझे कैलकुलेशन करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, बट कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं यहां पे दोबारा से कैलकुलेट कर देता हूं। हालांकि आंसर मेरा सेम आने वाला है। 1,18,000 अगर 1,20,000 रुपए के डिबेंचर्स के लिए थे, तो 20,000 रुपए के डिबेंचर्स के लिए कितने, बस। तो आंसर ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था, यहां पे हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया था, तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हमने करी थी, तो वही आंसर आएगा 19,667। ठीक है, तो अब के मैं 19,667 के डिबेंचर्स 19,602 पे बेच रहा हूं, तो अब के मेरा क्या हो रहा है, लॉस ऑन सेल हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 65 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देख लो कि कितने रुपए का मैं इंटरेस्ट बेचूंगा, आपके बेच रहा हूं ना इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट भी बेचूंगा, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मैं बेचूंगा, तो सिंपल है 20,000 रुपए की फेस वैल्यू है, 8% का इंटरेस्ट का रेट है। वही देख लो वापस से कितने महीने का इंटरेस्ट आपको बेचना है, तो कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा, कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा। अगर 1 फरवरी को मैंने बेचा इन्वेस्टमेंट, तो लास्ट देख लो इंटरेस्ट की डेट क्या थी 1 फरवरी से पहले, तो वही 30 सितंबर को थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने आ गए, 4 महीने आ गए। तो कितने महीने का इंटरेस्ट मैं और ले लूंगा ऊपर से, 4 महीने का। तो देख लो कितना आ रहा है, 20,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 3। तो ये फिर से पॉइंट्स में कुछ आ गई फिगर, 533। ठीक है, तो सारी चीजें डाल देते हैं हम लोग ऊपर जाके, वापस से अपने अकाउंट में जाके। तो 533 का इंटरेस्ट है 19,602 है, और ये आपके लॉस हुआ है, आपके लॉस हुआ है, तो लॉस मैं यहां पे डाल दूंगा क्रेडिट साइड पे, तो बाय P&L लॉस। कितने रुपए का लॉस मैंने निकाला, 65 रुपीज का। तो अगर आप फिर से देखोगे, तो क्यूमुलेटिवली देखोगे, तो बात ठीक हो गई मेरी। अल्टीमेटली नेट में यहां फिगर कॉस्ट में ही आ गई। ठीक है, तो मेरी यहां पे फिगर कॉस्ट में आनी चाहिए, क्योंकि मेरा कॉलम ही कॉस्ट का है, तो कॉस्ट में आ गई। मैंने 19,602 तो सेल वैल्यू निकाल ली और 65 का लॉस डाल दिया, तो नेट में मेरी 19,667 कॉस्ट आ गई। ठीक है, सारी बात एकदम पिक्चर परफेक्ट चल रही, कोई दिक्कत नहीं लग रही। आओ अगला देखते हैं। तो ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई मेरी। अब 31 मार्च को क्या हुआ, 31 मार्च को पहले इंटरेस्ट का दिन आ गया। चलो तो पहले इंटरेस्ट का दिन ले लेते हैं। तो 31 मार्च 2002 क्लोजिंग डेट पे
लास्ट डेट पे एक तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो बाय बैंक, और साथ ही साथ सेम डेट पे मैं अब अपना क्लोजिंग बैलेंस डाल दूंगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो एक बार पहले इंटरेस्ट निकालने से पहले देख लो कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मेरे पास पड़े हुए हैं क्लोजिंग डेट पे। तो 130, 135, 1,35,000 में से 40,000 चले गए, तो कितने बच गए? 95,000, है ना। 95,000 रुपीज के डिबेंचर्स मेरे पास पड़े। तो पहले मैं इन 95,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो ये कहां करूंगा मैं? वर्किंग नोट नंबर 6 पे, है ना, वर्किंग नोट नंबर 6। ये भी वर्किंग नोट नंबर 5 है। चलो आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 6। तो इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2002, तो 95,000 रुपीज के फेस वैल्यू है, 8% का इंटरेस्ट का रेट है, और 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो निकाल लो कितना आ रहा है, 95,000 इंटू 4%, तो ये आ रहा है 3800। 3800, तो पहले ये हो गया, डाल दो 3800 यहां पे। ठीक है, और फिर अब आप अपनी क्लोजिंग डेट पे देख लो कितनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। वर्किंग नोट नंबर 7, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमको पता है क्योंकि ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, राइट। तो अगर मैं कॉस्ट निकाल लू कि कितनी कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ी है, फिर मैं मार्केट वैल्यू निकाल लू कितनी मार्केट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, तो मैं देख लूंगा दोनों में से कम क्या आ रहा है। तो पहले कॉस्ट ले लो, पहले कॉस्ट देख लेते कितनी है। तो कितनी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स पड़े हुए हैं मेरे पास? 95,000। ठीक है, तो एक बार अगर आप इस 95,000 का ब्रेकअप निकालो, इस 95,000 में कौन से इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है? कुछ तो आपके ओपनिंग बैलेंस में से इंक्लूडेड होंगे, कुछ आपके जो हमारी पहली परचेस हुई थी 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई की परचेस के होंगे, और कुछ हमारे जो हमारी अगली परचेस हुई थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी के परचेस्ड इन्वेस्टमेंट होंगे। ठीक है, तो आओ यही हम ब्रेकअप एक बार बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कॉस्ट निकालने के लिए। तो मेरे पास ओपनिंग डेट पे 1,20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिसमें से 40,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मैंने बेच दिए थे। तो अभी भी मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 1,20,000 में से अगर मैंने 40 बेच दिए, तो 80,000 के डिबेंचर्स अभी भी ओपनिंग बैलेंस में से बचे हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस में से। तो 80,000, है ना, 80,000 मेरे पास ओपनिंग डेट में से बचे हुए हैं। 1 जुलाई के जो मैंने 10,000 डिबेंचर्स परचेज करे थे, 10,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मैंने जो परचेज करे थे, वो एज इट इज मेरे पास इंटैक्ट पड़े हैं, उसमें से मैंने कुछ नहीं बेचा। सिमिलरली 1 जनवरी को जो मैंने 5,000 रुपए के डिबेंचर्स खरीदे थे, 5,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर जो खरीदे थे, वो भी मेरे पास एज इट इज इंटैक्ट पड़े हुए हैं, वो भी मेरे पास नहीं छिड़ा, वो भी एज इट इज पड़े हुए हैं। तो ये मेरा ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो अब आप कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो वही यूनिटरी मैथ्स लगा लो। तो ओपनिंग बैलेंस में 1,18,000 की कॉस्ट थी, ये 1,20,000 रुपए की फेस वैल्यू भी थी, तो 80,000 पे कितनी? प्लस 1 जुलाई की कॉस्ट और 1 जनवरी की कॉस्ट, तो एज इट इज पूरी पूरी ले लो जो हमने निकाली थी, यहां से कॉपी पेस्ट कर लो। 9898 एंड 4949, 9898 एंड 4949। आओ, तो ये हो गई 9898, ये हो गई 1 जुलाई की परचेज, और 4949 ये हो गई 1 जनवरी की परचेज। तो ये ओपनिंग की हो गई 1 अप्रैल, 1 जुलाई की इतनी हो गई, 1 जनवरी की इतनी हो गई। तो इससे आपको पता लग गई कि आपके पास कितने कॉस्ट के डिबेंचर्स पड़े हुए हैं। तो निकाल लो। चलो तो निकाल लेते 1,18,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 80,000। तो ये आ गया 78,667 प्लस 9898 प्लस 4949। ऐड कर दो सबको, 9898 4949, तो ये आ रहा है 93,514, 93,514। ठीक है, अच्छा मार्केट वैल्यू कितनी है?
मार्केट वैल्यू भी निकाल लो कितनी है। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने पड़े हुए हैं, अगर मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स पूछूं क्लोजिंग डेट पे कितने पड़े हुए हैं, तो वो निकाल सकते हो आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर मेरे पास 95,000 रुपीज के डिबेंचर्स पड़े हुए हैं क्लोजिंग डेट पे फेस वैल्यू के, और पर डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो इससे मेरा निकल गया कि मेरे पास 950 डिबेंचर्स पड़े हुए हैं। तो बस अब इसकी मार्केट वैल्यू निकाल लो कितनी होगी, 950 डिबेंचर्स इंटू पर डिबेंचर की मार्केट वैल्यू दे रखी कितनी, 99। तो ये कितना आ गया, 950 इंटू 99, ये आ गया 94050। तो लोअर क्या हो गया, कॉस्ट, और मार्केट वैल्यू में से क्या लोअर होगा सर, कॉस्ट ही लोअर आ रहा है 93,514। तो दिस विल बी माय फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड। आओ 93,514। अच्छा, क्लोजिंग डेट पे क्या कोई इंटरेस्ट एक्रूड है, नहीं, आंसर अगेन नहीं है, क्योंकि 31 मार्च को तो हमें इंटरेस्ट मिल चुका सारा, तो 31 मार्च को अब कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड नहीं है, तो क्लोजिंग डेट पे भी एक्रूड इंटरेस्ट विल बी 0 ओनली। ठीक है, तो इसके साथ मेरा खत्म हो जाता है पूरा ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इस प्रकार से हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है। तो एक बार सारे बैलेंसेस देख लो, कोई बैलेंस कहीं बच तो नहीं रहा, और अगर बच रहा होगा तो उसको देख लेंगे क्या करना है। तो फेस वैल्यू तो देख लो, दोनों साइड टोटल सेम ही आ रहा है, तो फेस वैल्यू का टोटल लिख देते, कितना है 1,35,000। तो फेस वैल्यू का कॉलम टोटल खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट का कॉलम देख लो, इंटरेस्ट का कॉलम का बैलेंस कितना बच रहा है, डेबिट साइड पे कुछ बैलेंस बच रहा होगा, तो 5200 प्लस 533 माइनस 300, तो 5433 का, नहीं 5433 नहीं, कितना बच रहा है, अरे 31 मार्च को मैंने गलत कॉलम पे इंटरेस्ट डाल दिया ना, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 3800 का जो इंटरेस्ट था मैंने गलत कॉलम में डाल दिया था। चलो 5200 प्लस 533 प्लस 3800, तो टोटल आ रहा है 9533, 9533। इसमें से 300 माइनस किया तो बच गए 9233, 9233। ये कहां डालोगे, ये कहां डालोगे, जो बैलेंस बच रहा है इसको कहां डालोगे, अगेन मैंने आपको ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अकाउंट का वो बनवाया था फॉर्मेट। तो जो बैलेंस आता है हम कहां डालते हैं, पीएनएल अकाउंट में डालते हैं ईयर एंड में, है ना, इनकम है तो अल्टीमेटली नेट इनकम मेरी पीएनएल में जाती है, तो बस वही चीजें आ रही है। तो 31 मार्च 2002 को ये हम पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, और कॉस्ट का कॉलम आपका वैसे मैच होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते क्या मैच हो रहा है। 1,18,000 प्लस 9898 प्लस 133 प्लस 4949, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 132,980। मेरे ख्याल से 1 रुपए का फर्क आ रहा है, चेक कर लेता हूं, 1 रुपए का कुछ फर्क आ रहा है। हाँ ठीक है, 1 रुपए फालतू आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 1 रुपए से ज्यादा आ रहा है, वो इसलिए बस राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, आइडियली हमने सारी चीजें कॉस्ट पे ली है, तो हमारा टोटल मैच ही करना चाहिए। तो टोटल मैच कराने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको राउंड 1 रुपया कम कर देते हैं, 93,513 कर लेते हैं। 1 रुपए जो ज्यादा आ रहा है वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब आपका टोटल सही आ जाएगा 132,980, 132,980। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन खत्म। तो इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो चलिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, आओ पढ़ते क्या कहता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, अ स्टॉक ब्रोकर, रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो अब क्या हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ओके। ओपनिंग बैलेंस बता रखा है, वही नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पहले 1,20,000 बता रखी है, जिसकी कॉस्ट उसने 1,18,000 बता रखी है, और उसने फिर से आपको पर डिबेंचर या पर बॉन्ड की भी फेस वैल्यू बता दी 100 रुपए। ठीक है जी। अब नीचे कहता है 1 मार्च 2001 को
परचेज्ड 200 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ₹98। तो हमने 1 मार्च को 200 यूनिट्स खरीदे, मतलब 200 बॉन्ड्स खरीदे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ₹98। फिर 1 जुलाई को कहता है सोल्ड 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग ऑफ रुपीज एट ₹100। तो कह रहा है सोल्ड 500, मतलब 500 यूनिट बेचे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमारी ₹100 की है और ओरिजिनल होल्डिंग में से बेचे, यानी जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ था उसमें से हमने बेचे। 1 अक्टूबर 2001 को कहता है परचेज्ड 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹98। अब के बोल रहा है कम इंटरेस्ट, ठीक है, कम इंटरेस्ट प्राइस दे रहा है। और फिर 1 नवंबर को कहता है सोल्ड 300 यूनिट एक्स इंटरेस्ट प्राइस 98 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स। फिर से हमने ओरिजिनल होल्डिंग्स में से बेचा, ठीक है। तो दोनों भी जो हमने सेल करी वो करी आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स या आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। अब नीचे क्या रखा है उसने, इंटरेस्ट डेट्स है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो एक काम करें, फिर से हम लोग निशान लगा लेते हैं कि इंटरेस्ट की बारी कहां कहां आएगी। तो 30 सितंबर देख लो यहां पे पड़ेगा कहीं, तो यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं इंटरेस्ट की। और 31 मार्च आपका यहां पड़ेगा। तो ये आपकी डेट्स पड़ जाएंगी इंटरेस्ट की। फिर कहता है मिस्टर जेड क्लोजेस हिज बुक्स एवरी 31 दिसंबर, मतलब हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। इस बार हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। दैट मींस जो उसने ऊपर ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, यहां पे जो उसने ओपनिंग बैलेंस दे रखा था वो 1 जनवरी 2001 का होगा, ठीक है। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड इफ मिस्टर जेड फॉलोज फीफो मेथड। तो दोबारा से हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब दोनों भी चीजें बताने का मतलब नहीं, सवाल में उसने दोनों सेल में ये भी बोल दिया कि हमने ओरिजिनल होल्डिंग में से बेचा और नीचे उसने फीफो मेथड भी बोल दिया। तो दोनों में से कोई एक चीज भी बोलता तो हमारा काम चल जाता, बट एनीवे कोई बात नहीं, उसने फीफो मेथड बोल दिया है तो हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल होल्डिंग वाला पॉइंट अगर ऊपर कार्ड भी देता तो हमारा काम चल जाता, हम लोग कर लेते, बट कोई बात नहीं, दे दिया तो वेल एंड गुड। आओ, तो सबसे पहले तो देखो मैंने तो फॉर्मेट तैयार कर रखा है, तो आप भी पहले वीडियो पॉज करके बिल्कुल सेम फॉर्मेट जैसे पिछले सवाल में बनाया था वो फॉर्मेट पूरा तैयार कर लो। अब बस हेडिंग थोड़ा ध्यान से डालना। अब क्या हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं मिस्टर जेड का, फॉर द ईयर एंडेड, अब ध्यान से लिखना। अब हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2001 को, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में वही स्क्रिप्ट 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो पहले आप वीडियो पॉज कर लो, बना लो, और फिर हम लोग साथ साथ में ये सवाल सॉल्व करेंगे। चलो, तो अब तक मैं उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। आओ, तो हम लोग डालना शुरू करते करके, बिल्कुल जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं 1 जनवरी 2001 का टू बैलेंस बीडी। तो कितने फेस वैल्यू के बॉन्ड्स हमारे पास, 1,20,000 के हैं। इसकी कॉस्ट है 1,18,000। अब क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई इंटरेस्ट एक्रूड आएगा इस बार? देख लो हमारी इंटरेस्ट की डेट्स क्या क्या है। हमारी इंटरेस्ट की डेट्स है 30 सितंबर और 31 मार्च। ओपनिंग बैलेंस में डाल रहा हूं 1 जनवरी का, तो यानी अब के मेरी ओपनिंग बैलेंस की डेट और फॉर दैट मैटर क्लोजिंग बैलेंस की जो डेट है वो इंटरेस्ट की डेट से अलग हो गई है। तो अब के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हम जब डालेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें एक्रूड इंटरेस्ट भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेने का तरीका बिल्कुल वही है, आप वही देखोगे 1 जनवरी से जस्ट पहले हमारा पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा, तो आपका जवाब मिलेगा सर 30 सितंबर को मिला होगा, 30 सितंबर 2000 को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट ओपनिंग डेट पे एक्रू हुआ होगा, तो देख लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने का? 3 महीने का, ठीक है। तो क्या करूं मैं, वर्किंग नोट में कर लूं इसको भी, ठीक है। चलो वर्किंग नोट में कर लेते हैं इसको भी। आओ, तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 2001 कितना आएगा? हमारे 1,20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट का रेट 9% है, और हमने बोला 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा ओपनिंग डेट पे। तो ये देख लो कितना आ रहा है, 1,20,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 2700। चलो, तो कितना इंटरेस्ट आ गया? ये 2700। बस ये थोड़ा सा अलग पॉइंट इसमें है कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग डेट पे आपको
एक्रूड इंटरेस्ट भी कंसिडर करना है। पिछले सवाल में क्यों नहीं किया था मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। पिछले सवाल में इसलिए नहीं किया था क्योंकि पिछले सवाल में जो ओपनिंग क्लोजिंग डेट थी वही आपकी इंटरेस्ट की भी डेट थी, मतलब एक दिन पहले था शायद, है ना। 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू हो रहा था और इंटरेस्ट की डेट 31 मार्च थी, तो मतलब अगले ही दिन था। और सिमिलरली हमारा जो साल कंप्लीट हो रहा था 31 मार्च को हो रहा था, तो 31 मार्च को दोबारा से इंटरेस्ट की डेट थी, तो हमारी डेट सेम थी, कोई गैप नहीं था, इसलिए हमने वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड नहीं लिया था। बट इस सवाल में अलग पॉइंट क्या हो गया कि हमारी इंटरेस्ट की डेट्स अलग है और साल शुरू होने की और अंत होने की डेट्स अलग है, इसलिए हमको ओपनिंग डेट पे भी और क्लोजिंग डेट पे भी इंटरेस्ट एक्रूड को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ वापस से, अब एक एक करके अपने वही सेम वे में ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और अपना करते रहेंगे उसको। चलो कहां गया, ये रहा। तो सबसे पहले 1 मार्च को हमने क्या किया, 200 बॉन्ड्स खरीदे 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। आओ, तो 1 मार्च को हमने परचेज करा, तो टू बैंक, इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी हम वर्किंग नोट नंबर 2 में करेंगे। और कितनी फेस वैल्यू का हमने खरीदा, 200 बॉन्ड्स खरीदे, तो 20,000 की फेस वैल्यू हो गई। और बाकी कैलकुलेशन हम करते हैं अपने वर्किंग नोट पे। तो आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज ऑन 1 मार्च। चलो, तो परचेज प्राइस, अब यहां पे तो आपको एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने नोट किया हो इस सवाल में कोई कमीशन खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो कॉस्ट, अब चलो मैंने लिख ही दिया तो ऐसे लिख लेता हूं। कॉस्ट मेरी कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी मेरी 200 यूनिट्स मैंने परचेज करे और एक्स इंटरेस्ट प्राइस ये 98 का, कोई कमीशन वगैरह कुछ है ही नहीं सवाल में, अगर आपने देखा हो तो कोई भी पे मेहनत करनी है नहीं, बस सीधा मल्टीप्लाई कर दो 19,600, यही मेरी कॉस्ट बन जाएगी। हाँ, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा हमको, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 20,000 रुपए 9% का इंटरेस्ट का रेट। अब वही कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगा मैं, कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगा, तो वही देख लो। अब लास्ट इंटरेस्ट की डेट क्या हुई होगी, 30 सितंबर। 1 मार्च से जस्ट पहले देखोगे तो 30 सितंबर इंटरेस्ट की डेट आई होगी, तो वहां से देख लो कितना महीना आ गया आपका। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी तक है ना, 5 महीने आ गए, राइट। तो 5 महीने का इंटरेस्ट हम लोग यहां पे और खरीदेंगे, तो ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 20,000 इंटू 9% इंटू 5/12, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 750। चलो तो इसको पोस्ट कर देते हैं। तो यहां आ गया 750 और कॉस्ट कितनी निकाली थी मैंने, 19,600। चलो हो गई बात खत्म ये वाली। सवाल पे आ जाओ वापस। तो अब आ गई मेरी रेखा, आ गई मेरी लाइन, आ गई मेरी इंटरेस्ट की डेट, आ गई 31 मार्च। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे। तो आ जाओ यहां पे 31 मार्च 2001, तो बाय बैंक। ठीक है, अब क्या मैं गलती नहीं करूंगा, मेरे को याद है। अब मेरे को इंटरेस्ट कॉलम में डालना है, तो ये मैं वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट कर लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, चाहो तो आप वैसे यहां पे अंदर भी कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, बट वो मुझे लग रहा है अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2001, तो कितना इंटरेस्ट आएगा। अब मेरे पास कितने फेस वैल्यू के बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, 1,40,000 के, 1,40,000 के पड़े हुए हैं। तो 1,40,000 इंटू 9% इंटू 6 महीने का इंटरेस्ट, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 6,300। ठीक, तो आ जाओ डाल देते हैं इसको यहां पे। ये आ गया मेरा 6,300। चलो जी, ये भी हो गया काम खत्म। वापस सवाल में आओ। अब 1 जुलाई को मैंने क्या किया, 500 यूनिट बेच दिया आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। ठीक है, तो सेल आ गई और 100 रुपए पे बेचे। और देखो अब इस सवाल में, अच्छा उसने बता रखा एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही बता रखी है, तो मैंने 500 यूनिट बेचे 100 रुपए पे। चलो, तो यहां पे आ जाएगा 1 जुलाई 2001 बाय बैंक। तो मैंने 50,000 रुपए की फेस वैल्यू के बॉन्ड्स बेचे और वैसे हमने 100 रुपए पे बेचे,
है ना। तो 500 इंटू 100 करोगे तो सेल आपकी जो प्राइस आएगी 50,000 ही आएगी। ठीक है, अगेन कोई कमीशन वगैरह का तो चक्कर है नहीं, तो आपको मत्था पच्ची में नहीं पड़ना। हाँ, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो वैसे आपको वर्किंग नोट तो करनी पड़ेगी। प्रॉफिट या लॉस निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है। चलो कर ही लेते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 4, तो सेल वैल्यू मेरी कितनी है? सेल वैल्यू है मेरी 500 इंटू 100, दैट इज 50,000। अच्छा, कॉस्ट निकाल सकते हो बिल्कुल जैसे पिछले सवाल में निकाला था। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो हम आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग बेच रहे हैं, तो ओरिजिनल होल्डिंग की मेरी कॉस्ट कितनी थी? 1,18,000 की। ये कितने फेस वैल्यू पे कॉस्ट थी मेरी? 1,20,000 के फेस वैल्यू पे ये मेरी कॉस्ट थी। मैंने 50,000 के फेस वैल्यू के बॉन्ड्स बेचे हैं, तो 50 इंटू 50,000, तो मेरी प्रोपोर्शनेटली निकल गई। कॉस्ट कितनी आएगी? तो निकाल लेते हैं, 1,18,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 50,000, तो ये आ रहा है 49,167। 49,167, दैट मीन्स मैंने 49,167 रुपीज के कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट को 50,000 पे बेचा, तो मेरा मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल, तो कितना आ गया प्रॉफिट ऑन सेल? ये आ गया 833। 833। अच्छा, इंटरेस्ट भी निकाल लो साथ साथ। इंटरेस्ट कितना एक्रूड होगा? तो 50,000 की फेस वैल्यू है, 9% का रेट है। कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगा मैं? कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगा मैं? तो बेचा है मैंने 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से जस्ट पहले हमने 31 मार्च को इंटरेस्ट मिल गया था, तो अप्रैल मई जून कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे? 3 महीने का। तो ले लो, कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 4, तो ये आ रहा है 1125। 1125। चलो, तो आओ इस सभी बातों को हम लोग डाल देते हैं अपने अकाउंट में। तो बाकी तो मैंने डाल दिया था, इंटरेस्ट डाल देता हूं 1125, और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हम यहां पे डाल देंगे 1 जुलाई 2001 को, टू पीएनएल प्रॉफिट। ये भी मैंने कौन से वर्किंग नोट में निकाला है? वर्किंग नोट नंबर 4 पे। तो प्रॉफिट कितना आया था? 833, है ना। 833, सिंपल, खत्म। कितना इजी है देखो सब। थोड़ा अलर्ट रहना है और कुछ नहीं। अलर्टनेस खो दोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। अगर आप फुल्ली अलर्ट होके करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी गलती होने के चांसेस है, राइट। चलो, 1 जुलाई तक बात खत्म। फिर 1 जुलाई के बाद फिर से इंटरेस्ट की डेट आ गई, 30 सितंबर आ गई। मेरी देखो लाइन आ रही है बीच में, तो मैं वापस से अब इंटरेस्ट ले लेता हूं पहले। आओ, 30 सितंबर को इंटरेस्ट की डेट आ गई बाय बैंक, तो इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 5 पे दिखा देते हैं। आओ, तो वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर 2001। तो अब मेरे पास कितने फेस वैल्यू के बॉन्ड्स पड़े हुए हैं? तो देख लो, 1,40,000 के थे, उसमें से 50 चले गए तो बच गए 90,000। तो 90,000 रुपए के फेस वैल्यू के बॉन्ड मेरे पास पड़े हुए हैं। तो 90,000 इंटू 9% इंटू 6/12 इंटू 6/12, तो ये कितना आ गया? 90,000 का सिंपली 4.5% निकाल देता हूं, तो ये आ रहा है 4050। 4050। चलो, तो डाल देते हैं इसको 4050, खत्म। आओ नेक्स्ट। फिर आए 1 अक्टूबर को, हमने 150 यूनिट खरीद लिए, 98 कम इंटरेस्ट। अब देखो मजे की बात दिखाता हूं आपको। 1 अक्टूबर को हमने खरीदा है, इंटरेस्ट हमारी कब गई? 30 सितंबर को हुई, यानी अगले ही दिन हमने खरीद लिया। अगले ही दिन हमने खरीद लिया, तो एक्चुअली में क्या कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा? जब इंटरेस्ट की डेट के अगले ही दिन मैं परचेज कर रहा हूं, तो क्या कोई मुझे एक्रूड इंटरेस्ट भी परचेज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा सर। तो यहां पे उसने 98 रुपीज कम इंटरेस्ट बोल रखा है। जब मैं इंटरेस्ट कुछ खरीद ही नहीं रहा हूं, तो क्या कुछ कम इंटरेस्ट लिखने का कोई पॉइंट है? नहीं है भाई। तो आप या तो समझ लो ये कम इंटरेस्ट आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है, या तो भाई टेक्निकल डिफेक्ट है, दोनों में से कुछ है। क्योंकि यहां पे कम इंटरेस्ट का कोई पॉइंट ही नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि हमने इंटरेस्ट खरीदा ही नहीं, तो मेरी प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दैट मीन्स आप इसको 98 रुपीज को फाइनल कॉस्ट ही मान सकते हो। ठीक है, तो चलो ये बातें काम करते हैं, लिख लेते हैं। ये बात लिख ही लेते हैं ताकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपको लिंक होगा, याद आ जाएगी बात। तो टू बैंक
हालांकि मुझे अब यहां जरूरत नहीं, कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं, बट फिर भी मैं वर्किंग नोट 5 में, या सॉरी वर्किंग नोट 6 आ रहा है शायद, वर्किंग नोट 6 में बात डाल देता हूं। तो हमने 150 यूनिट्स परचेज करे, तो मतलब 15,000 रुपए के परचेज करे। तो आओ, तो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2001, तो कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी, कॉस्ट कितनी आएगी, 150 यूनिट्स है, 98 रुपीज है, तो कितनी कॉस्ट आ गई यार, ये 14,700, 14,700। नो इंटरेस्ट, नो एक्रूड इंटरेस्ट लिखो, नो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन परचेज, hence even though in question it is written purchase price come interest, we will ignore it। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। तो बस इतना ही लिखवाना है इसमें, और तो कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 14,700, इंटरेस्ट तो कुछ होगा नहीं, सीधा हम लिख देंगे 14,700। ठीक है, आओ फिर नेक्स्ट आया आपका 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को हमने और 300 यूनिट बेच दिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे 99 रुपीज आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स। ठीक है, फिर से वही बात, मतलब ओरिजिनल होल्डिंग्स ना भी लिखता नीचे तो उसने फीफो बोल ही रखा है, तो हम ओरिजिनल बेस ही मानते, क्योंकि ओरिजिनल में 1,20,000 रुपए के फेस वैल्यू के पड़े हुए थे, जिसमें से हमने 50,000 के बेच दिए थे, तो 70,000 के अभी भी पड़े हुए थे, उसमें से और हम 30,000 के या 300 यूनिट बेच रहे हैं। तो एनीवे आओ सेल पे आ जाते हैं। 1 नवंबर 2001 बाय बैंक, इसको हम दिखाएंगे वर्किंग नोट नंबर 7 पे। वर्किंग नोट नंबर 7, तो कितने फेस वैल्यू के हमने बेचे, 30,000 के, और बाकी कैलकुलेशंस वर्किंग नोट में। चलो वर्किंग नोट नंबर 7, सेल ऑन 1 नवंबर 2001। चलो तो सेल प्राइस या सेल्स वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट से देख लेते हैं। तो 300 यूनिट्स हैं और 99 पे बेचा, तो ये कितना आ रहा है, 300 इंटू 99, तो ये आ रहा है 29,700, 29,700। अच्छा, कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो ओरिजिनल होल्डिंग में से ही बेच रहे हैं, तो 1,18,000 की कॉस्ट थी ओरिजिनल पे, 1,20,000 की फेस वैल्यू पे थी, हमने 30,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स या सॉरी बॉन्ड्स बेचे हैं, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितनी आ गई देख लो, तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 30,000, तो ये आ रहा है 29,500, 29,500। तो 29,500 की 29,500 की कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट हमने 29,700 पे बेची, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल 200 रुपए, 200 रुपीज। ठीक है, एक इतनी बात क्लियर हो गई। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देख लो, कितना इंटरेस्ट एक्रूड होगा, तो 30,000 की फेस वैल्यू का बॉन्ड है, इंटरेस्ट का रेट 9% है, कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा देख लो, 1 नवंबर से पहले, जस्ट पहले कब इंटरेस्ट पे हुआ, 30 सितंबर को हुआ था, 30 सितंबर को, तो बीच में सिर्फ 1 अक्टूबर का महीना ही आ रहा है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, सिर्फ 1 महीने का, खत्म। 30,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 12, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 225, 225। चलो तो डाल देते फटाफट से अपने अकाउंट में। तो ये आ गया 225, और वैल्यू कितनी आई थी, 29,700 आई थी ना, यस 29,700 आई थी, 29,700, और 200 का प्रॉफिट है, तो वो हम लोग यहां पे दिखा देंगे। 1 जनवरी 2001 टू P&L प्रॉफिट, ये भी हमने कहा निकाला, वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, 7, वर्किंग नोट नंबर 7।
चलो डन, ये भी हो गया। हो गया क्या सब कुछ? हो गया राइट। बस अब क्लोजिंग बैलेंस डालना है, तो आओ 31 दिसंबर को अब सीधा हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना है बाय बैलेंस सीडी। तो फटाफट से एक बार देख लो कितनी फेस वैल्यू के बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, देख लो बैलेंसिंग फिगर कितनी बच रही है। क्लोज ही कर लेते हैं इस साइड को। चलो क्लोज कर लेते हैं हम लोग इसको। तो टोटल कितना आ रहा है 140, 1,55,000, जिसमें से कितने चले गए 80 चले गए, तो कितने बच गए 75, है ना, 75 बच गए। तो कितने फेस वैल्यू के बॉन्ड्स पड़े हुए हैं मेरे पास क्लोजिंग डेट पे 75,000। अच्छा इस पे इंटरेस्ट एक्रूड होगा, इंटरेस्ट एक्रूड होगा तो ये निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 8 पे। वर्किंग नोट नंबर 8 पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2001, तो कितना 75,000 आया था। 9% का इंटरेस्ट का रेट है। कितने महीने का इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा, तो वही 31 दिसंबर से पहले कब पे हुआ था इंटरेस्ट 30 सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने का, 3 महीने का, 3 मंथ्स का। तो बस निकाल लो कितना आ रहा है 75,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 4, तो ये 1687.5 आ रहा है। तो आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हो, नहीं तो राउंड ऑफ कर सकते हो 1688 पे, 1688 पे। चलो तो डाल देते हैं, काम करते हैं, पहले इसको पोस्ट कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिया 1688। ठीक है, अब इंटरेस्ट का कॉलम भी वैसे क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज कर देते हैं 6300 1125 प्लस 4050 प्लस 225 प्लस 1688, तो ये कितना आ रहा है 13388, 13388। तो 2 PNL, क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे PNL, 31 दिसंबर 2001 को 2 PNL हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना बच रहा है 2700 माइनस 750, तो ये बच रहा है 9938, 9938। तो इंटरेस्ट कॉलम भी क्लोज। अब फाइनली इसमें आप कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है कि इसमें मार्केट वैल्यू का कोई चक्कर नहीं, सवाल में कुछ नहीं दे रखा, तो हमको अल्टीमेटली बस कॉस्ट ही निकालनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, शॉर्टकट तरीका भी है और लॉन्ग कट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप बस बैलेंसिंग फिगर देख लो कितना आ रहा है कॉस्ट का। तो एक बार जरा चेक करना बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 1,18,000 प्लस 19,600 प्लस 833 प्लस 14,700 प्लस 200, तो टोटल वैसे आ रहा है 153,333। ठीक है, तो ये मेरा टोटल आ रहा है। इसमें से 50 गए, 29,700 गए, तो कितना बैलेंस बच रहा है 73,633। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। चाहो तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। आओ वर्किंग नोट नंबर 9, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर 2001। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, बॉन्ड्स पड़े हुए हैं 75,000 के। अब वही इसका ब्रेकअप देख लो, इसका ब्रेकअप देख लो कि इसमें कौन से आ रहे हैं। तो एक तो कुछ ओपनिंग बैलेंस में से आ रहे होंगे, ओपनिंग बैलेंस में से कुछ आ रहे होंगे, कितने आ रहे होंगे देख लो एक बार जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में 1,20,000 के फेस वैल्यू के बॉन्ड्स थे, जिसमें से हमने 80,000 के बेच दिए थे, तो कितने रुपए के बच रहे होंगे 40,000, 40,000। सिमिलरली और देख लो बाकी तो जो हमने परचेज किया उसमें से आ रहे होंगे। तो हमने कब कब परचेज किया, एक तो हमने 1 मार्च को किया 20,000 और 1 अक्टूबर को किया 15,000। 1 मार्च को 20,000 और 1 अक्टूबर को 15,000। तो एक बार चेक कर लो टोटल आ रहा है, टोटल 75,000 आ रहा है। अब इसकी कॉस्ट देख लो कितनी कितनी है, कॉस्ट देख लो कितनी कितनी है। तो 1 मार्च और 1 अक्टूबर की तो एज इट इज जो हमने निकाली थी वो देख लो, फिर से जाना पड़ेगा ऊपर, इधर जा भाई। चलो तो ये कितने कितनी आई थी 19,600 एंड 14,700, 19,600 एंड 14,700।
तो इसकी कॉस्ट आई थी 19,600, इसकी आई थी 14,700। ये कॉस्ट है, ठीक है। इसकी मेरे को ओपनिंग बैलेंस की प्रोपोर्शनेटली निकालनी पड़ेगी, तो फटाफट से भाई 1,18,000 की कॉस्ट थी, 1,20,000 पे, तो 40 पे कितनी, सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर लो, 1,18,000 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ रहा है 39,333, 39,333। तो ये सारी मेरी कॉस्ट आ गई, देखो ये तो इसको ऐड कर दो फटाफट से, इन तीनों को ऐड कर दो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 39,333 प्लस 19,600 प्लस 14,700, तो देखो 73,633। तो एक बार चेक कर लो, यही आया था हमारा बैलेंसिंग फिगर, भी यही आया था क्या हमारा? द आंसर इज यस, यही आया था। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बैलेंसिंग फिगर ले लो यहां पे, या फिर आप डायरेक्टली मतलब इस तरह से कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट भी करोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत कोई लंबा काम है, फटाफट हो जाएगा काम, ऐसा कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें अच्छी बात ये थी कि मार्केट वैल्यू का चक्कर नहीं था, तो हमें लोअर वोअर का चक्कर लेना नहीं था, बस सीधा कॉस्ट लेनी थी, ठीक है। तो बस इस प्रकार से आपका पूरा खत्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर्स के ऊपर, कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या क्या फॉलो करना होता है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, सिंपल सा, एक फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा, क्वेश्चंस आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करे होंगे। मुझे अपनी फीडबैक जरूर देना कमेंट में, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करके भी बताना मुझे प्लीज, ठीक है। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट डेमो लेक्चर में, जिसमें हम लोग अपना शेयर्स वाला पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।